हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, डिटेल में बताई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कल का क्विकली रिविजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कल हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से जाना था। मध्य प्रदेश में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण सत्र का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। अटुकल पोंगला उत्सव ये केरल में आयोजित किया गया। महिलाओं का सबसे बड़ा ये महोत्सव होता है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है सिप्रा दास को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में फाइलुरस फेम्ब्रिएट नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। भारतीय वायुसेना में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं कैप्टन सालिजा धामी। BHEL जो कि एक महारत्न कंपनी है, ये सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड जीत लिया है। और अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 2014-15 की तुलना में 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। और उत्तराखंड राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए, सिंगल विमेंस के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 2023 में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया 8 मार्च को। ध्यान रखिएगा, इस बार मनाया गया है ये 8 मार्च को। हर बार 8 मार्च को हो ये इसका जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो नो स्मोकिंग डे होता है ये प्रत्येक मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। यानी कि साल का जो मार्च महीना होता है उसका जो सेकेंड वाला जो वेडनेसडे होता है उस दिन मनाया जाता है। इस बार पड़ा है ये 8 मार्च को, इसलिए इस बार 8 मार्च को मनाया गया नो स्मोकिंग डे, या कहे धूम्रपान निषेध दिवस। इसकी इस बार की थीम थी स्मोकिंग सेसेशन इम्प्रूव योर ब्रेन हेल्थ। 1984 से यह दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही मिलता जुलता एक दिवस है दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस। क्या? तंबाकू निषेध दिवस। ये कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को ये धूम्रपान निषेध दिवस है, और एक होता है जो तंबाकू निषेध दिवस, ये 31 मई को। दोनों याद रखिएगा, ये मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डे हैं। कल भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कतर का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो कतर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान अल थानी। इनको वहां के जो आमिर हैं, या कह सकते हैं वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति पति जो होते हैं, तमीम बिन हमद अल थानी, इन्होंने इनको नियुक्त किया हुआ है, शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान अल थानी को। ये देख लीजिए इमेज में, ये हैं, ठीक है। और कतर के ये टॉप डिप्लोमेट रह चुके हैं, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। 2016 से ये विदेश मंत्री ही थे, फॉरेन मिनिस्टर ही थे। तो इनको अब प्रमोट करके एक प्रकार से प्रधानमंत्री बना दिया गया है। क्लियर है? लेकिन वहां पर जो सत्ता होती है वो होती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास, या कहें आमिर जिसे कहते हैं वहां पर। तो वहां के जो आमिर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इन्होंने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। कतर है कहां पर? चलिए दिखाता हूं मैं आपको वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आएंगे खाड़ी देशों की तरफ। तो खाड़ी देशों में देख लीजिए, यहाँ पर ये सभी खाड़ी देश हैं। आपको कई बार बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो खाड़ियां हैं, पारस की खाड़ी है, ठीक है, पार्सियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी है। तो इसलिए इन आसपास के देशों को खाड़ी देश कहते हैं, ठीक है। इन्हीं खाड़ी देशों में ही एक देश आपको मिल जाएगा, ये कतर, ठीक है। देखिए कतर से भी छोटा देश है बहरीन, ठीक है, और ये है यूएई। यूएई, कतर, बहरीन, ये सभी एक लाइन में है। तो यहाँ पर कतर जो है, कतर की कैपिटल दोहा। ये यहाँ पर बहुत सारे ISSF के टूर्नामेंट वगैरह होते रहते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट होते रहते हैं। दोहा यहीं पर है, कतर में ही पड़ता है, कतर की राजधानी है, ठीक है। तो कतर एक देश है, और हालांकि ये बहुत अमीर देश भी है, ठीक है। यहाँ पर तेल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो कतर के ही नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यहाँ की मुद्रा होती है कतरी रियाल। क्या? कतरियन रियाल। अगला देखते हैं, हाल ही में कहां पर 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में गोवा में आयोजित किया गया 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन, यानी 23वां कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस। ये गोवा में आयोजित हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 23वां इस बार का संस्करण था, और इसका उद्घाटन किया है वहां के राज्यपाल
PS श्रीधरन पिल्लई ने। PS श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो 5 मार्च से 9 मार्च तक आयोजित किया गया। 52 देशों के 500 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव ने इसमें हिस्सा लिया है। अच्छा, कॉमनवेल्थ पर ये लॉ कॉन्फ्रेंस था। कॉमनवेल्थ क्या होता है इसके बारे में जानो। कॉमनवेल्थ दोस्तों एक ऐसे देशों का समूह है जहां पर कभी न कभी ब्रिटिश शासन हुआ करता था। वर्तमान में ऐसे देश जो इससे जुड़े हुए हैं कॉमनवेल्थ से, उनकी संख्या है 56। ठीक है, कितने? 56 सदस्य देश हैं कॉमनवेल्थ में। 1949 में लंदन डिक्लेरेशन के अनुसार 1949 में हम लोग स्थापना मानेंगे। वैसे स्थापना तो इसकी और पहले की गई थी, लेकिन लंदन डिक्लेरेशन से 1949 से मानेंगे। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और सदस्य देश हैं 56। भारत भी इसका सदस्य देश है कॉमनवेल्थ का। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स भी आयोजित किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे वो कहां पर हुए थे, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये हुआ था इस बार बर्मिंघम में। कहां पर हुआ था? बर्मिंघम में। बर्मिंघम में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में हुआ था। ठीक है, भारत ने टोटल जीते थे दोस्तों 62 मेडल्स। 62 मेडल्स जीते थे, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जिसमें से 22 गोल्ड शामिल थे भारत के। ठीक है, और भारत था चौथे पोजीशन पर। वैसे कॉमनवेल्थ गेम पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। देखो, कल मैंने आपसे कहा था ना कि जो मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है, अगर आप वो प्लेलिस्ट देख कर जाते हो तब भी आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बना सकते हो, और हुआ भी यही। देखो, आपको कुल बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 21 से 22 वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट दी हुई थी, और उस 21 से 22 वीडियो से समझो आपकी सबसे जो तो पहली ही वीडियो थी सितार वादक और वाद्य यंत्र वाला, उसी से पहले ही सेगमेंट में आपका क्वेश्चन भिड़ गया। ठीक है, रविशंकर जी के बारे में पूछा गया था। इसके बाद रोजर फेडरर के बारे में पूछा गया था कि किसने संन्यास लिया है पिछले साल। ठीक है, नदियों के बारे में पूछा गया था, राज्यों के बारे में, राज्यों के बॉर्डर्स के बारे में तो पूछा गया था, मतलब तटीय सीमा वाला। बहुत सारे से क्वेश्चन आए थे, समय नहीं मिल पाया, इस वजह से कल एनालिसिस लेकर मैं नहीं आया, लेकिन आप लोग जरूर डेफिनेटली देखे होंगे। जिनका जिनका एग्जाम है CHSL का, एनालिसिस तो कल देखे ही होगे। बहुत ईजी पेपर आ रहा है। जीएस में आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है। जीएस का, जैसे एसएससी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो जीएस से डरते हैं, उनको लगता है ठीक है मैथ रीजनिंग इंग्लिश हो जाएगा, जीएस में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप सीरियसली पढ़ाई किए हो, लॉन्ग टर्म से पढ़ते आ रहे हो, रेगुलर बने हुए हो, तो आपको जीएस भी आसान लगेगा, और यकीन मानो जीएस बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बाहर से कुछ नहीं आ रहा था। और हाँ, आज तो उस प्लेलिस्ट में मैं आर्टिकल भी ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, आर्टिकल उस दिन ऐड करना था लेकिन भूल गए थे, और लेकिन आर्टिकल भी अब ऐड कर दिया गया है, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी थी। तो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं उनकी भी वीडियो देख लीजिएगा, और उससे आपका जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो भी तैयार हो जाएगा। तो वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, आप उसको देख लेंगे जरूर। ठीक है, जो जिनका भी आगे आने वाले टाइम में एग्जाम है। चलिए, प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, गोवा पड़ता है, आपको देख लीजिए मैप में, यहाँ पर मिलेगा। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दो ही यहाँ पर सिटी हैं, यानी दो ही जिले हैं। ठीक है, 40 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है गोवा से। यहाँ पर द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं और ये भी पूछे जाते हैं। अंसी नेशनल पार्क, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, कल नदियों के बारे में पूछा गया था। नदियों के बारे में हो सकता है मैं आज दिन में एक वीडियो आपको दे दूं मैप के थ्रू। ठीक है, इंडिया के मैप के थ्रू। उसमें पूछा गया था कि कौन कौन सी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो देखो, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो देखो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, मैंने आपको एक बार अगर याद हो 2-3 साल पहले एक बार बताया था नदी तंत्र वगैरह करके, कि यहाँ से सिंधु नदी तंत्र निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी निकलेगी तो उससे जो जो जुड़ती हैं नदियां वो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा होती हैं। फिर गंगा नदी इधर से निकलती है उत्तराखंड से, और यहाँ से गंगा नदी होकर के आती है। तो गंगा नदी जब आती है तो ये गंगा नदी जो जाती है, ये गंगा नदी के तंत्र में आते हैं। इसके आसपास की जो भी नदियां होती हैं जो इससे जुड़ती हैं, ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा होती हैं। उसके बाद इधर से आते हुए एक, इधर असम से होते हुए इधर आके गिरती है, यहाँ पर मिलती है मेघना में ब्रह्मपुत्र नदी। और इस नदियों के आसपास जो इससे जोड़ने वाली नदी होती हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती हैं। तो ये देखो, यहाँ पर गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है ये तो आके गिरता है बंगाल की खाड़ी में, ये वाला गिरता है जाकर के अरब सागर में। और यहीं पर कुछ प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो यहीं से निकलती हैं, जैसे कि अभी देख लो यहाँ से नर्मदा निकलेगी छत्तीसगढ़ के आसपास में, उसके बाद यहाँ पर जाएगी। ठीक है, गोदावरी इधर से निकलती है, गोदावरी जाकर के इधर गिरती है, नासिक से निकलती है।
ऐसे ऐसे नदियां यहाँ पर भी हैं, प्रायद्वीप भारत की भी। ठीक है, यहाँ से अब आप देखोगे साबरमती नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। तो ताप्ती भी यहीं सहायक नदी से निकलती है। तो ये नदियां देखो जाकर के अरब सागर में गिर रही हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखो 3 नदियां इसमें दिया गया था जो अरब सागर में गिरती हैं, एक गोदावरी दिया गया था, गोदावरी यहाँ पर आकर के गिरती है। ठीक है, गोदावरी हुआ, कृष्णा, कावेरी वगैरह। मैं आपको एक डिटेल में मैप बना करके दे दूंगा। यहाँ पर तो डेली करंट अफेयर होता है, ज्यादा समय नहीं दे सकता आपको। लेकिन आप समझिए कि मैप से अगर आप पढ़ोगे नदियों को तो 2 नंबर बन जाएगा। और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही शिफ्ट में, 2-2 क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रिट्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023 जीता? तो अभी हाल ही में इस पुरस्कार को जीत लिया है डेविड चिपरफील्ड ने। डेविड चिपरफील्ड ये दोस्तों बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट हैं। ये हैं कहाँ के? ये हैं लंदन के। कहाँ के? लंदन के हैं। और इनको मिला है इस बार का प्रिट्जकर पुरस्कार। प्रिट्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी वास्तुकला का ये पुरस्कार होता है और वास्तुकला का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। देखो अब यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े पुरस्कार मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। वास्तुकला में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रिट्जकर। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा कौन सा होता है तो आप बताएंगे पुलित्जर। ध्यान रखिए दोनों मिलता जुलता है और ये भी क्वेश्चन बनता है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि प्रिट्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला के लिए दिया जाता है। और वहीं पत्रकारिता के लिए क्या कौन सा दिया जाएगा? पुलित्जर दिया जाएगा। एबल पुरस्कार एक होता है, एबल पुरस्कार ये किसके लिए दिया जाता है? गणित के लिए दिया जाता है, मैथ के क्षेत्र में। और नोबेल पुरस्कार आप जानते हो, नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यहाँ पर मैं सबसे बड़े पुरस्कार की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वहीं अगर पूछा जाए रमन मैग्सेसे से, तो रमन मैग्सेसे जो है ये एशिया का नोबेल कहलाता है। क्या कहलाता है? एशिया का नोबेल कहलाता है। ठीक है, एशिया में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ज्ञानपीठ साहित्य के लिए दिया जाता है, आप सबको पता है। ज्ञानपीठ पर भी वीडियो आपको दी गई है, आप उसको देख लेंगे तो वहां से भी पता चल जाएगा, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक टाइप के भी। ठीक है, और कौन सा पुरस्कार मिल रहा है आपको? जैसे ऑस्कर हो गया, ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ग्रैमी हो गया, ग्रैमी संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा भारत में दादा साहब फाल्के ये सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, ये सभी पुरस्कारों के नाम हैं जो सबसे बड़े बड़े हैं अपने अपने फील्ड के, उनको आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर डेविड चिपरफील्ड को आप लोग देख पाएंगे, इन्होंने प्रिट्जकर पुरस्कार जीत लिया है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं। प्रिट्जकर पुरस्कार 1979 से दिया जाना शुरू हुआ है। यह हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्लियर? वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान। अगला, मार्च 2023 में कुआलालंपुर में आसियान भारत व्यापार सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो ये इस बार का था 5वां संस्करण। कुआलालंपुर मलेशिया में आसियान भारत व्यापार सम्मेलन आयोजित हुआ है। 5th आसियान इंक्लूसिव बिजनेस समिट ये आयोजित हुआ 6 मार्च को। अच्छा, आसियान एक संगठन है। आसियान संगठन में दोस्तों 10 देश शामिल हैं। 10 देशों का एक संगठन है। नहीं, बिल्कुल नहीं, भारत इसमें शामिल नहीं है। इसीलिए तो यहाँ पर आपको लिखा दिख जाएगा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, यानी आसियान के 10 देश और भारत, इनके साथ में ये व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ है। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है और 10 सदस्य देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम शामिल हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस प्रकार की मुद्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग नियम लागू करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी व्यापार पर मनी लॉन्ड्रिंग नियम लागू करने की घोषणा करी हुई है। क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, क्रिप्टो करेंसी मतलब वर्चुअल करेंसी, मतलब जो आभासी मुद्रा होती है, जैसे बिटकॉइन, ईथर कॉइन, डोजे कॉइन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार की जो करेंसी होगी, इसमें जो लेन देन करते हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग के नियम अब फॉलो करने होंगे, मतलब उनको मनी लॉन्ड्रिंग के नियम के तहत देखा जाएगा। क्योंकि बहुत बार देखा गया, बहुत बार क्या, मोस्टली यही यूज ही होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला कारोबारी, इन सब के लिए ये लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि ये वो करेंसी होती है, आप समझिए, जो ब्लॉकचेन बेस्ड होता है, मतलब इसमें किसी बिचौलिए, किसी बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाता है, ट्रांसफर होता है। तो ऐसे में इसका बहुत बड़ा यूज होने लगा था हवाला कारोबारी के रूप में, या फिर टेरर फंडिंग वगैरह के लिए यूज होने लगा था। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट सख्त हुई और इसे मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के तहत इस पे रख दी है। ठीक है, इस पर अप्लाई कर दिया है। तो ये आर्टिकल आपके सामने है।
तो जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट होंगे, फिएट करेंसी होगा, उसके बीच में जो भी एक्सचेंज होगा, वो अब मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे काम के लिए, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून आ रहा है तो सिर्फ सख्ती ही बरती जाएगी। इसी के तहत इसको सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी इसको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब अगर किसी के साथ धोखाधड़ी होती है तो उसको सुरक्षा भी प्रोवाइड की जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे मेघालय विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो मेघालय विधानसभा चुनाव हुए थे, आप सबको पता है। अभी मेघालय, त्रिपुरा में और नागालैंड में विधानसभा चुनाव हुए। तो मेघालय में अभी नए वहां के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, थॉमस ए संगमा। कौन? थॉमस ए संगमा वहां के विधानसभा अध्यक्ष नए चुने गए हैं, वो भी निर्विरोध। निर्विरोध का मतलब ये होता है किसी विपक्ष पार्टी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं खड़ा किया इनके खिलाफ। ठीक है, तो ये निर्विरोध जीते हुए हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी से ये भी हैं, जो पार्टी वहां पर आज के टाइम पर सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके ही सीएम पद के उम्मीदवार थे कॉनराड संगमा। एक बार दोबारा से ये सीएम पद की शपथ ली हैं, ठीक है, दूसरे कार्यकाल के लिए। कॉनराड संगमा, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। मेघालय में वैसे टोटल तो हैं 60 सीटें, लेकिन चुनाव हुआ था केवल 59 सीटों पर। चलिए अब मेघालय आया है, मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको इमेज में दिख जाएगा भारत के मैप में, ये रहा मेघालय। शिलांग इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम हैं कॉनराड संगमा, नेशनल पीपुल्स पार्टी से। ठीक है, यहाँ पर देखो जिलों की संख्या है 11, विधानसभा में सीटें हैं 60। 59 सीटों पर लेकिन चुनाव हुए थे। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर धूमिल तेंदुआ राज के पशु है, पहाड़ी मैना राज के पक्षी और लेडी चप्पल ऑर्किड जो है ये राज के पुष्प है। अच्छा, यहाँ के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं फागू चौहान, अभी नई नियुक्ति हुई है। ये पहले बिहार के गवर्नर थे, अब यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। 13 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं रिसेंटली। ठीक है, कुछ ही दिन पहले। तो 13 राज्यों के नए राज्यपाल, इस पर भी वीडियो मैंने आपको दी हुई है, और जो एसएससी सीएचएसएल की प्लेलिस्ट दी थी ना मैंने, उसमें ये भी प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो है। तो उस प्लेलिस्ट को तो जरूर देखिएगा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपसे। तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से राज्यपाल कहाँ कहाँ राज्यों से ट्रांसफर हुए हैं और कौन कौन से नए राज्यपाल बनाए गए हैं। फिलहाल मैंने आपको उस दिन सीटें याद कराई थी विधानसभा की, आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि यहाँ पर पहले असम ही था, असम से ही सब लोग अलग हुए हैं। ठीक है, असम एक ही राज्य था पहले। तो यहाँ पर सीटों की संख्या आप याद रख लेंगे 126। ठीक है, अभी भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। इसके बाद यहाँ से 7 सिस्टर्स अलग हुई हैं। 7 सिस्टर में बाकी जो राज्य हैं उनमें केवल एक राज्य आपको याद रखना है, मिजोरम, जहां पर 40 सीट है। बाकी सब जगह 7 सिस्टर में है 60-60 सीटें। जैसे मणिपुर में 60 सीट, इसके बाद नागालैंड में आपको 60 सीट याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट याद रखना है। ठीक है, मेघालय में 60 सीट याद रखना है। इसके बाद त्रिपुरा में भी 60 सीट याद रखना है। ये सभी 60-60 विधानसभा सीटें वाले 7 सिस्टर स्टेट हैं, केवल असम और इधर मिजोरम को छोड़ करके। अब सिक्किम चूंकि 7 सिस्टर स्टेट का हिस्सा नहीं है तो ये अलग रहेगा, तो यहां पर आप 32 कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना यूपीआई लेन देन 50% बढ़कर कितना हो गया? तो आरबीआई ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत में रोजाना यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें 50% की वृद्धि अब देखी गई है, और ये 50% बढ़ करके 36 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रतिदिन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये 36 करोड़ रुपए की बात नहीं की जा रही, 36 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पर डे। मतलब आप समझो कि एक बार में कोई अगर 100 रुपए भी भेज रहा है तो ऑन एन एवरेज अगर मानते हैं तो 36 करोड़ ट्रांजैक्शन पर डे, मतलब 3600 करोड़ रुपए इधर से उधर हो रहे हैं, वो भी पर डे। ठीक है, और ये ऐसा हो पाया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज लगता नहीं है, फ्री में ट्रांसफर होता है एक जगह से बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, वो भी भारतीय बैंकों की सिक्योरिटी पर। तो इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, आज इंडिया पूरा पूरा इस पर डिपेंडेंट है। तो 50% इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 36 करोड़ ट्रांजेक्शन अब हो गए हैं। पहले यही 24 करोड़ ट्रांजेक्शन हुआ करते थे फरवरी 2022 में, और अब 2023 में ये 50% की वृद्धि देखने को मिली है। रुपए में अगर बात करें तो 6.27 लाख करोड़ रुपए के ये ट्रांजेक्शन है, और पिछली साल ये 5.36 लाख करोड़ रुपए थे, उससे 17% ज्यादा है। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म बड़ा पूछा जाता है। यूपीआई ध्यान रखिएगा एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही प्रोडक्ट है यूपीआई। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है,
आज यूपीआई को 11 से ज्यादा देश यूज कर रहे हैं। भारत के यूपीआई को 11 से ज्यादा देश यूज कर रहे हैं, जिसमें लंदन, भूटान, बहुत सारे देश शामिल है। मतलब यूएई भी है, ठीक है, ब्रिटेन भी है, और नेपाल भी यूज करता है, भूटान भी यूज करता है, बांग्लादेश भी यूज करता है। ये सभी देश अपना यूपीआई यूज कर रहे हैं आज। आगे, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा महिला नेतृत्व स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव आयोजित किया गया? तो अभी केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा महिला नेतृत्व स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। ये 3 वीक का वीमेन लेड स्वच्छता कैंपेन है, ठीक है, महिलाएं इसमें लीड करेंगी। 3 सप्ताह तक ये चलेगा और मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी। इसी के तहत दोस्तों विंस चैलेंज शुरू किया गया है। विंस चैलेंज जो होगा, इसके माध्यम से स्वच्छता शहर में बढ़ाई जाएगी, ठीक है, ये कैंपेन होगा एक। अगला, हाल ही में मशहूर अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया। इन्हें किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो सतीश कौशिक जी का कल निधन हो गया दोस्तों। और राम लखन, साजन चले ससुराल, इन सब फिल्मों के लिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे, और इन फिल्मों के लिए इनको फिल्म फेयर भी मिल चुका था। सतीश कौशिक आप देख पा रहे होंगे, ये अब हमारे बीच नहीं रहे। 1956 में इनका जन्म हुआ था हरियाणा में, और 2023 में इनका निधन हुआ है। सतीश कौशिक बहुत ही फेमस ये एक्टर थे, कॉमेडियन थे, पटकथा लेखक थे। इन्होंने बहुत सी फिल्मों का डायरेक्शन किया, निर्देशक थे ये, निर्माता भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। जैसे इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, हम आपके दिल में रहते हैं, तेरे संग, बहुत सारी फिल्में इन्होंने डायरेक्शन भी करी थी। तो इनका निधन हो गया है, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज की वीडियो से। और अब हम लोग बात करेंगे अपना अगला सेगमेंट देखेंगे, लास्ट डे का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। भारतीय जन औषधि परियोजना कब शुरू की गई थी? 2008 में शुरू की गई थी। कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है? तो ये चारों होते हैं, वरुण, गरुण, शक्ति, फ्रिंजेक्स। ये सभी भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास हैं। आज आपको क्या बताना है? आज का जो क्वेश्चन लिया गया है वो कल के ही CHSL एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, पूछा गया है कि इस ग्रैंड स्लैम विजेता ने, मशहूर टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। ग्रैंड स्लैम विजेता, मशहूर टेनिस खिलाड़ी, तो इनमें कौन थे ये आपको बताना है जिन्होंने संन्यास ले लिया है। किस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में होता है, ये भी पूछा गया था कल, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी क्विज वगैरह सब कुछ मिलेगी आपको। इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।